हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के लास्ट टॉपिक्स। मींस टू से ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड अबाउट दिस एक्ट। ओके, तो बहुत सारी चीजें यानी कि सारे ऑलमोस्ट जो भी इसके सब टॉपिक्स थे हम कवर अप कर चुके हैं। आज ये टॉपिक हम फिनिश कर देंगे और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि एक नया एक्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पहले हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में बताया था। ओके, तो उसी तरीके से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। जो रिमेन टॉपिक्स हैं, जो शॉर्ट टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे, ये हम कवर अप कर लेते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या फैक्ट है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वन बाय वन मैं सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको दोबारा से रिकॉलिंग हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। सेक्शन 8 डिफाइन करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 को। तो आपको ये प्रॉपर्ली याद रहना चाहिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है और आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन यू मस्ट बी रिटन आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन सेक्शन 8 के द्वारा डिफाइन किया जाता है। सेकेंडली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द कंपनसेशन पेएबल टू वुमेन और पर्सन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी शैल बी थ्रू द कमिश्नर ओनली। ठीक है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये प्रोसीजर ये भी है कि अगर कोई वुमेन का केस है या फिर कोई लीगल डिसेबिलिटी है तो उस केस में जो भी कंपनसेशन है वो कमिश्नर के थ्रू होगा। थर्ड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर कैन मेक एडवांस पेमेंट डायरेक्टली टू द डिपेंडेंट in case of death equivalent to the 3 month salary of the deceased person। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, अगर डेथ का कोई केस है तो उसकी जो लास्ट 3 मंथ की सैलरी है उसके इक्वल अमाउंट हमें पे करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ ही डिपॉजिट द कंपनसेशन अमाउंट विद द कमिश्नर विद द स्टिपुलेटेड टाइम। The commissioner shall call dependent in the deceased from the determine the method of the distribution of compensation। Okay, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, बोथ ऑफ पार्टी को बुला भी सकता है, बुलाने के बाद डिस्कशन कर सकता है और ये सारा राइट है, कमिश्नर का पावर है। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन का ही पार्ट है कि भाई वो क्या करेगा, उनको बुलाएगा, बुलाने के बाद क्या करेगा, डिस्कशन करेगा कि भाई किस टाइप की, वो प्रॉपरली एग्जामिन करेगा डिसेबिलिटी क्या है, पार्शियल डिसेबिलिटी है, टोटल डिसेबिलिटी है, एम्प्लॉयर का क्या रोल है, कितनी लाइबिलिटी बन रही है एम्प्लॉयर की, और वर्कमैन को क्या क्या प्रोसीजर यानी कि कितना कंपनसेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये सारी चीजें क्या है, अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन में ही आती है। ठीक है, इफ नो डिपेंडेंट्स आर फाउंड द अमाउंट शैल बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉयर। ओके, अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई डिपेंडेंट नहीं मिल रहा है या कोई फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में अगर कोई भी अपने राइट के लिए आगे या कोई भी एंटाइटल नहीं है उस कंपनसेशन अमाउंट का, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी पार्टी सामने नहीं आती है तो वो अमाउंट एम्प्लॉयर को रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था क्या सॉरी कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं किसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर की। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर सेक्शन 20 डिफाइन करता है। तो आप ये भी हमेशा याद रखिए, अगर कोई अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर की बात हो रही है या फिर कमिश्नर को आप डिफाइन कर रहे हो तो सेक्शन 20 में हम इनको देखते हैं। इन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 तो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कमिश्नर कैन बी डिफाइंड एज for the administration of the act there is a provision of appointment of commissioner. The commissioner are to be appointed by the state government। okay, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्या, पावर ऑफ कमिश्नर, यानी कि भाई कमिश्नर की कौन कौन सी पावर्स होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट, यानी कि कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसके सेटलमेंट की पावर किसके पास है, कमिश्नर के पास है। यानी कि वो क्या कर सकता है, दोनों पार्टी को बुला सकता है और पार्टी को बुलाने के बाद उनको उनकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व कर सकता है।
सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर टू रिव्यूज हाफ मंथली पेमेंट, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर टू डिस्ट्रीब्यूट कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन किस तरीके से कितना अमाउंट पे करना है, ये पावर भी कमिश्नर के पास है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पावर टू रिक्वायर स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ, सॉरी फैटल एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर डेथ का केस भी हो सकता है। तो एक नोटिस, जो भी सारी चीजें हैं वो सारी पावर है कमिश्नर के पास। अगर कोई डेथ का, जैसा कि सेकंड में बात करता हूँ, अगर कोई डेथ का केस आ जाता है तो ये नोटिस एम्प्लॉयर के द्वारा कमिश्नर को दिया जाना चाहिए कि क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से, किस सिचुएशन में उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर रहे हैं पावर टू पब्लिक सर्वेंट, ओके, पावर टू ट्रांसफर मैटर पेंडिंग बिफोर हिम, पावर टू रिक्वायर फर्दर डिपॉजिट सेक्शन 22A कवर करता है, पावर ऑफ सिविल कोड, पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट, पावर टू सबमिट केसेस, ओके, पावर ऑफ प्रोसीडिंग द ट्रांसफर एंड द वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें किसके पास है, पावर है किसके पास, कमिश्नर के पास, के वो टाइम टू टाइम आके क्या है इन सारी चीजों के वेरिफिकेशन कर सकता है, सेटलमेंट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्दर कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन जो कि एम्प्लॉय से, वर्कमैन से रिलेटेड है या फिर एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, वो सारी चीजें उसके पास राइट है कि वो सारे प्रूव एंड प्रोसीजर्स मंगवा सकता है, उनको वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये थी पावर किसकी, कमिश्नर की, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन की, ये भी हमने कवर अप कर लिया। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारे रह गए थे, वो पॉइंट हमने आज यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आगे की भी, आगे कौन कौन से टॉपिक्स हमारे अभी हैं, तो अभी फिलहाल हमारा इस एक्ट में कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। ऑलमोस्ट हमारे सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। एक टॉपिक और मैं आपको बता देता हूं, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देता हूं, सॉरी पेन भी नहीं चल रहा है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट, अगर हमने कोई भी, अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में एचआर की बात करें, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहां पे एम्प्लॉय से रिलेटेड या फिर जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी प्रोसीजर है, जो भी एक्ट अप्लाई हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ फॉर्म 12, अटेंडेंस रजिस्टर को फॉर्म 12 बोलते हैं, लीव विद वेजेस रजिस्टर को फॉर्म 14 बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही पेंशन का फॉर्म होता है, उसका भी एक प्रिस्क्राइब नेम है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन केस द पार्टीज कैन नॉट सेटल द मैटर ऑफ द एग्रीमेंट on application for the settlement of any other matter under the Employee Compensation Act 1923 can be made the commissioner. The application is to be made in the prescribed form. यानी कि अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। यानी कि अलग अलग जो भी प्रोसीजर है उनके लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उन फॉर्म को आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद फर्दर वो केस आगे को प्रोसीड होगा। यानी कि जो भी एक तरीके से सॉरी यानी कि जो भी आगे एक्टिविटी प्रोसीड होने वाली है, जो भी आपके केस से रिलेटेड है, उनके लिए कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्म है जो हमें भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड शैल बी अकम्पेन्ड बाय द प्रिस्क्राइब फी, और साथ के साथ जो प्रिस्क्राइब फी है वो भी आपको क्या करनी है, डिपॉजिट करनी है। तो यही स्टूडेंट यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन में, ठीक है। कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज इन विच एप्लीकेशन इज मेड टू रिलीफ ऑर्डर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंपनसेशन क्लेम अगेंस्ट, आप क्या करोगे, उसके लिए भी एक फॉर्म फिल करोगे। द एम्प्लॉयर, द डेट ऑफ द सर्विस, नोटिस द एक्सीडेंट ऑफ द एम्प्लॉयर इफ नो सच नोटिस वाज सेंड टू द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, द रीजन फॉर नॉट सेंडिंग द नोटिस, ठीक है। यानी कि अभी जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर कोई ऐसा केस निकलता है तो आपको नोटिस कर भेजना होता है कमिश्नर को। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी एक वैलिड रीजन है, और वो वैलिड फॉर्म पे आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करके क्या है कमिश्नर को सेंड करोगे कि भाई क्यों आपके पास वैलिड रीजन नहीं है, फिर या वैलिड टाइम में आपने वो नोटिस क्यों नहीं भेजा।
और उसके लिए कुछ पेनल्टी, कुछ फीस, ये सारे प्रोसीजर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, पार्टीज का क्या नाम है, क्या उनका एड्रेस है, वो सारी चीजें प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए जो जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है वहां पे। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन बाय डिपेंडेंट फॉर द कंपनसेशन अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द मैटर ऑन विच पार्टीज हैव रीच्ड ऑन द एग्रीमेंट, ओके, ऑल्सो सच मैटर इन द विच एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड, ओके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्म हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज का अपीयरेंस है सेक्शन 24 काउंट करता है। अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट रिक्वायर्ड टू मेड डन बाय द एनी पर्सन बिफोर बाय टू अ कमिश्नर मे बी मेड अंडर द बिहाफ ऑफ द सच पर्सन, ठीक है। तो जो भी पार्टीज है वो किसके अंडर में, किसके अपीयरेंस में रहेंगी, लीगल प्रैक्टिशनर के अंडर में, एंड ऑफिशियल इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में, अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट और माइन एक्ट, एनी अदर ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द बिहाफ ऑफ द ऑथराइज राइटिंग बाय सच पर्सन, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम रूल काउंट कर सकते हैं। एनी अदर पर्सन सो ऑथराइज विद द परमिशन ऑफ द कमिश्नर, कमिश्नर ने उसको ऑथराइज किया है तो उसकी अपीयरेंस में क्या है, पार्टीज क्या करेंगी, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगी। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करें, स्टार्ट करेंगे यूनिट, नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को। तो आज ये टॉपिक कवर अप हुआ स्टूडेंट। अगेन आई एम सेइंग, किसी भी स्टूडेंट को एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे उस प्रॉब्लम को मुझे कन्वे करो ताकि मैं अगेन आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ एक लेक्चर डिलीवर करूं, ठीक है, और वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और टाइम पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।